Good morning, my dear student, and welcome to my digital platform स्टडी के पाठशाला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल से ही कुछ ऐसी खबरें हैं जो सीबीएसई ने अपडेट कर दिया है और थोड़ा सा गर्मा गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, पता ही होगा आपको, क्योंकि सिलेबस तो क्लियर था, सबको पता है कि सीबीएसई ने सिलेबस क्लियर कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस के अंदर क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है ये चीज़ें थोड़ा सा अब क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो आज की जो अपडेट है वो ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले क्या होते थे, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट ज़रूर दिया था सिलेबस को बताते वक्त कि बेटा आपका जो पेपर है वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसका सिलेबस सीबीएसई ने डिसाइड नहीं किया था। ठीक है, तो सीबीएसई ने अगर उसका सिलेबस डिसाइड नहीं किया था इसलिए उस पर ज़्यादा मैंने चर्चा नहीं की थी। मैं सिर्फ आपसे यही बताया था कि आपके 2 एग्जाम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहला एग्जाम आपका एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा जो एग्जाम्स होगा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जनवरी फरवरी में जो भी एग्जाम्स आपके जो कंडक्ट होंगे मार्च में जाके, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर पे होंगे। आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि भाई पहले एग्जाम के बेसिस पर आपको जो है 12th में फाइनल के जो मार्क्स हैं उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड में बहुत सारे खुशखबरियाँ भी आपको मिलती हैं कि भाई कोविड बढ़ गया है, अब हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके नॉलेज के मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बच्चे चाहे 11th के हों या 12th के हों, दोनों के लिए आज का ये लेक्चर हमारा है। ठीक है, क्लास 11th के लिए भी आज का जो सीबीएसई का जो न्यू अपडेटेड जो सिलेबस है वो क्लास 11th के लिए भी मैं वही बताऊंगा और क्लास 12th के लिए भी मैथमेटिक्स के लिए बताऊंगा। ठीक, तो आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए क्लास 11th के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे होने वाला है। देखिए आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 पार्ट में लिए जाएंगे, और जैसा कि सीबीएसई ने बताया है टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो टर्म 1 का सिलेबस उसने अलग से डिसाइड कर दिया है और टर्म 2 का सिलेबस अलग से डिसाइड कर दिया है। कहीं ना कहीं आपका बर्डन थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो एग्ज़ाम्स जो फाइनल होते थे वहाँ पे पूरा सिलेबस आपको पूछा जाता था। क्या होता था सर? पूरा सिलेबस पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टर्म 1 है वहाँ पे आधा सिलेबस डिसाइड हो जा रहा है, और आधा जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, मतलब रिमेनिंग जो सिलेबस जो बचा हुआ रहेगा वो आपको फाइनल में डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाएगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1 करके कि भाई किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, मतलब आपका जो सिलेबस है आपको टर्म 1 में क्या पढ़ना है। ठीक है, और कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं या कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट से कितने कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में मिलेंगी। और जो लोग इस लेक्चर में बने हुए हैं, ठीक है, वो आखिरी तक बने रहें, आपको मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए आपने ये देखा क्या कि यहाँ पे लिखा है न्यू कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11th। क्या दिया है सर? क्लास 11th दिया है, और टर्म 1 मैथमेटिक्स। क्लास 11th के लिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा वो हमारी जो बेसिक बुक है, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि हमारी जो रामायण है मतलब एनसीईआरटी, उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें बनेंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके से जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपका क्या है बेटा, आपका है 100 मार्क्स का। ठीक, इस 100 मार्क्स में क्या है, आपके 50 मार्क्स इधर बनेंगे और 50 मार्क्स आपके उधर बनेंगे। अब उसने सीबीएसई ने इसको नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया सर? इसे नाम दे दिया सर टर्म 1 दे दिया, और इसे नाम दे दिया क्या सर? टर्म 2 दे दिया। क्या नाम दे दिया सर? टर्म 2 दे दिया। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो मैथ का जो सब्जेक्ट है वो तो 100 मार्क्स का ही है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया उसने। कैसे? टर्म 1 और टर्म 2 ये भी 50 मार्क्स के लिए है और ये भी आपका 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप चाहे क्लास 11th की बात करेंगे, ठीक है, चाहे आप क्लास 12th की बात करेंगे, सबके लिए यही सेम जो है उसने पैटर्न को इस्तेमाल किया है, जैसे टर्म 1 और टर्म 2। अब ये देखते हैं सबसे पहले हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो टर्म 1 है वो भी किसका सर? क्लास 11th का। क्या है?
तो मुझे पता है भाई ये जो 50 मार्क्स हैं ये कैसे आएंगे। अब देखिए हमेशा के तरीके आपको पता है कि टोटल जो आपका जो रिटन पेपर है, जो आपका रिटन पेपर है वो आपका 40 मार्क्स के लिए बनाया जाएगा। वो भी कैसा, वो भी सर एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। मतलब टर्म 1 का जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और जो टर्म 2 का जो पेपर रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक, तो टर्म 1 का जो पेपर है रिटन वो एमसीक्यू मान लीजिए अगर है, और यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आपको क्या दिया गया है सर, ये है 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। मतलब पहले जो सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का पेपर होता था और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होता था, उसी तरीके से जैसे टर्म 1 और टर्म 2 में डिसाइड किया गया है वैसे ही आपके इंटरनल असेसमेंट भी डिवाइड कर दिए गए हैं। मतलब अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का होगा सर 10 मार्क्स होगा। अब ये टोटल अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का पूरा पेपर पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं कि टर्म 1 में कौन कौन से यूनिट और कैसे कैसे जाएंगे। देखिए जाए सर, जैसे मुझे पता है कि जो पहला यूनिट है हमारा, वो पहला यूनिट है हमारा क्या, सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में हम लोग 11th में 3 टॉपिक पढ़ते थे। सबसे पहले पढ़ते थे सेट थ्योरी, दूसरा पढ़ते थे रिलेशन एंड फंक्शन, और तीसरा पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखे होंगे आपको सेट तो पढ़ना ही है, सेट के साथ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़ना है, और इसका जो वेटेज दिया गया वो कितना दिया गया है सर, 11 मार्क्स का दिया गया है। मतलब इसका जो वेटेज है बेटा वो कितना है सर, वो 11 मार्क्स है। उसी तरीके से यूनिट 2 की तरफ जो चलते हैं, यूनिट 2 क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में अगर आप देखोगे तो अलजेब्रा में कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ टर्म 1 में क्या पढ़ना है सर, मुझे टर्म 1 में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। मतलब आपको सिर्फ अलजेब्रा में क्लास 11th में 2 टॉपिक पढ़ने हैं मात्र बस। कौन कौन से सर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द सेकंड वन इज सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए, और इसका वेटेज कितना है सर, इसका वेटेज है सर 13 मार्क्स का। चलिए भाई, जो हमारा जो तीसरा यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। इसका वेटेज कितने मार्क्स का है सर, 6 मार्क्स का है। चलिए, कैलकुलस, द 4th यूनिट इज कैलकुलस। कैलकुलस में आप अगर देखेंगे तो कैलकुलस में क्या हो रहा है, कैलकुलस में आप देखोगे तो कैलकुलस में आपको लिमिट और डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th में है आपको, लेकिन आपको टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है सर, लिमिट पढ़ना है। वो भी कितने मार्क्स का सर, 4 मार्क्स का। चलिए, उसके बाद हमारा जो आखिरी जो यूनिट पढ़ना है यूनिट 5, वो है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट और प्रोबेबिलिटी में आप देखे होंगे आपको 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है, लेकिन आप देखेंगे टर्म 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ स्टैट्स पढ़ना है, और उसका वेटेज कितना है सर, 6 मार्क्स का। अब इनका अगर आप टोटलिंग करेंगे तो ये टोटल जो है पूरे 40 मार्क्स के लिए पेपर आपके बनेंगे। ठीक, तो याद रखिए आपको पढ़ना क्या है भाई। ठीक है, ये डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, और सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप इधर उधर बिल्कुल मत सोचिए क्या करना कैसे, इसी लेक्चर में सारी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया भाई सेट्स एंड फंक्शन में देखा जाए तो 3 चैप्टर हैं, लेकिन आपको पढ़ने कितने हैं, सिर्फ 2 पढ़ने हैं भाई, सिर्फ 2, और वो भी कितने मार्क्स का आ रहा है, 11 मार्क्स का। तो ये है टर्म 1 का सिचुएशन क्लास 11th के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए टर्म 2 के लिए क्या बचा है। तो मैंने क्या बताया था, सेट्स एंड फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टर्म 2 में पूछा जाएगा कितने मार्क्स का सर, 8 मार्क्स का। ठीक, अलजेब्रा में आपका 2 टॉपिक, अलजेब्रा में आपको 2 टॉपिक पूछा जाएगा। जैसे उधर 2 टॉपिक क्या आए थे सर, उधर आया था सर कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा था सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज एंड पी एंड सी। पी एंड सी मतलब क्या होता है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। क्या होता है भाई सर, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इसका जो वेटेज है बेटा वो कितने मार्क्स का है सर, 11 मार्क्स का। चलिए, द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो पूरा कोनिक सेक्शन, जैसे स्ट्रेट लाइन छोड़ दिया जाए टर्म 1 के लिए, तो जो बचा हुआ जो सेक्शन है वो क्या है, जैसे उसमें क्या आएगा सर, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसका वेटेज कितना है सर, 9 मार्क्स का है इसका वेटेज। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या है बेटा, कैलकुलस। कैलकुलस में 2 सेक्शन थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स आप टर्म 1 में आप पढ़ चुके हैं, और टर्म 2 में आप क्या पढ़ोगे सर, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, और वो भी कितने मार्क्स का सर, 6 मार्क्स का। चलिए, अब स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो आपने टर्म 1 में स्टैट्स पढ़ा,
लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? सर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और ये कितने मार्क्स का? सर 6 मार्क्स का। ये पूरा वेटेज कितने मार्क्स का बनेगा? सर 40 मार्क्स का। ठीक, अब ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है, सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन हो सकता है कि ये पेपर ना हो पाए, तो जैसे भी आपका जो टर्म 1 है उसी बेसिस पे आपको सेकंड टर्म 2 पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सीरियस रहिए क्योंकि आपका पेपर होगा जरूर। और उसके बाद फिर क्या है हमारा? सर इंटरनल असेसमेंट हमारा हो जाएगा 10 मार्क्स का, और ये पेपर पूरा फिर 150 मार्क्स का फिर से ये पेपर हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है बेटा मेरा कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बारे में अगर मैं आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये 10 मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं, पहला तो जो पीरियाडिक जो टेस्ट ले रहे हैं लोग, क्या पीरियाडिक जो टेस्ट ले रहे हैं उस बेसिस पे है। और दूसरा क्या है? मैथमेटिकल लैब। क्या है? मैथमेटिकल लैब, मतलब मैथमेटिकल एक्टिविटी जो है उस पर 5 मार्क्स है। तो 5 मार्क्स इस पे मिलेंगे और 5 मार्क्स आपको इस पे मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से। तो चलिए, ये है क्या बेटा? ये 11th की बातें हो गई। अब आते हैं क्लास 12th की तरफ। अब क्लास 12th में देखते हैं क्या है। ठीक है, क्लास 12th में आ जाते हैं। जब मैं क्लास 12th में गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्म 1 डिसाइड करेंगे अब। ठीक, तो जैसे 11th का था वैसे 12th की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा सेक्शन मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि भाई 50-50 मार्क्स में डिवाइड हो जा रहा है। अब 50 मार्क्स में क्या हो रहा है भाई? टर्म 1 MCQ बेस्ड। ठीक, वो भी कब? सर नवंबर दिसंबर में रखा हुआ है आपका पेपर वैसे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला यूनिट हमारा क्या है बेटा? सर रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या? देखिए ध्यान से, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना और ITF पढ़ना। ITF मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना, वो भी उसमें क्या? उसमें जो NCERT की जो पहली एक्सरसाइज है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है मात्र बस आपको। और इसका वेटेज कितना है? सर 8 मार्क्स का है। ठीक, बाकी आप चैनल पे मेरे बने रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे मैं सेक्शन को लेके चलूँगा तो जो रिड्यूसिबल जो भी सिलेबस उन्होंने बना के दिया है उसी बेसिस पे आपकी क्लास चलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्या? द सेकंड यूनिट इज क्या है हमारा? अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये आपके 10 मार्क्स है। मतलब ये टर्म 1 के लिए सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैलकुलस, तीसरा यूनिट हमारा क्या है बेटा? कैलकुलस। कैलकुलस में आपके जो पहली बुक है, मतलब NCERT की जो पहली बुक है, पहली बुक मतलब पार्ट 1 कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड AOD, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका वेटेज कितना बेटा? इसका वेटेज है सर 17 मार्क्स का। उसके बाद फिर हमारा आता है क्या? ये सेकंड बुक का टॉपिक है, मतलब NCERT के सेकंड बुक का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग का ये टॉपिक यहाँ पे डाला हुआ है 5 मार्क्स के लिए। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये पूरा वेटेज बनता है कितना बेटा? ये बनता है सर 40 मार्क्स का। ठीक, और इसमें प्लस 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाते हैं, और ये पूरा पेपर आपका पूरा बन जाता है कितने मार्क्स का? सर 50 मार्क्स का। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आपको ये ध्यान रखना है भाई कि आपके सिलेबस में टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो टर्म 1 की बात हो गई। यहाँ पे चलते हम लोग टर्म 2 की तरफ। जब टर्म 2 की तरफ गए तो हमने देखा क्या कि जो सेकंड बुक है कैलकुलस की, जो सेकंड बुक है वहाँ पे इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा क्या है? ये पूरा सर ये 18 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? सर ये 18 मार्क्स का है। उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा? वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पे वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये पूरा टॉपिक है आपका, और ये है कितना बेटा? ये है 14 मार्क्स का। यहाँ पे देखा जाए तो 12th में ज़्यादा इधर उधर इन्होंने नहीं किया हुआ है, सिर्फ टर्म 1 में सेकंड बुक का सिर्फ एक चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग उठा के वहाँ डाल दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आप देखे होगे, आपको प्रोबेबिलिटी पूरा टॉपिक आपको आ रहा है सेकेंड टर्म में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए जो सेकंड बुक है NCERT की जो सेकंड बुक है उसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग को अगर हटा दिया जाए तो बाकी पूरे बचे हुए चैप्टर आपको टर्म 2 में आपके आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्वियस बात है सर 10 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट और रिटन पेपर, और पूरा मिला के ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा? 50 मार्क्स का। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर तो कर दिया भाई किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे फ़ायदा क्या है? जैसे आपका फ़ायदा एक तरीके से है ही है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो वेटेज है, मतलब आपका जो लोड था, सब्जेक्ट का जो लोड था कंप्लीट करने का, वो थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक,
जो लोग जहाँ पे भी इस समय पढ़ रहे हैं वो लोग देखे होंगे कि टर्म 1 का लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस वो लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, या फिर हो सकता है पूरा भी कंप्लीट कर चुके हों। ठीक, तो अब हमारे हिसाब से क्या, अब देखो मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने का या फिर बताने का, उसको थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई किस तरीके से पढ़ना है। देखो क्या होता है, उन्होंने लोड जरूर कम किया, लेकिन पता है आपको कि आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव पेपर देना है। क्या आपको सीबीएसई का ही बस बोर्ड पास करके बैठ जाना है घर पे? ऐसा तो नहीं करना है ना आपको। इसका मतलब है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको टर्म 1 में ही आप टर्म 2 के सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में पेपर होने के बाद, नवंबर दिसंबर में आपके पास जनवरी और फरवरी बचती है। ठीक, तो जनवरी और फरवरी में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएं, क्योंकि 2 महीने में सेकंड बुक ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने में सेकंड बुक ख़त्म करना उतना आसान नहीं होगा। तो बेटर होगा कि हमारे पास अभी जो टाइम है, अब देखते हैं हम लोग, जो हमारी जो आखिरी जो स्लाइड है वो शायद स्ट्रेटजी पे ही है। हाँ देखिए, स्ट्रेटजी पे ही है। देखिए प्रभु सर की जुबानी स्ट्रेटजी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इम्पॉर्टेंस, जो टाइम का जो इम्पॉर्टेंस है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हमारी बहुत ध्यान से आप समझिए। जैसे हमारा जो पहला पॉइंट है, क्या लिखा है कि टेक बोथ टर्म सीरियसली, मतलब आपको दोनों टर्म कैसे लेना है, सीरियस होके। ऐसा नहीं कि भाई टर्म 1 देख लेते हैं फिर टर्म 2 में देखेंगे क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन जो आप देने जा रहे हो वहाँ के लिए आपको प्रिपेयर्ड किया जा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये सिर्फ सिस्टम सिर्फ इसलिए बनाया गया है जिससे कि आपका जो लेवल है, पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए, उसका एक लेवल होना चाहिए, उसका एक क्लास होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने आपसे एक लाइन बताया क्या कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टेक बोथ द टर्म सीरियस। मतलब आप ऐसा नहीं कि भाई टर्म 1 दे दिए उसके बाद फिर आराम से आप रिलैक्स हो गए, नहीं भाई, दोनों टर्म को बहुत सीरियसली लेना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि भाई टर्म सेकंड सिलेबस यू कांट कवर इन 2 मंथ, जैन एंड फेब। देखो वही बात है यहाँ पे, मतलब ये कह रहा है कि भाई टर्म 1 देने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जनवरी फरवरी में जाकर आप टर्म 2 कंप्लीट करोगे। तो बेटर क्या होगा, बेटर हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि भाई अभी नवंबर काफ़ी दूर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग टर्म 1 और अधिक से अधिक टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई इट वुड बी बेटर इफ़ यू कवर द एंटायर सिलेबस इन टर्म 1 ओनली। देखो वही बोल रहा है, मतलब वो कह रहा है कि भाई टर्म 1 में ही आप कोशिश करिए कि आप टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालिए। उसके बाद थर्ड क्या है, प्रैक्टिस द एमसीक्यू फ्रॉम द ऑथेंटिकेटेड बोर्ड ओरिएंटेड रिसोर्स ओनली। जैसे कुछ लोग एमसीक्यू तैयार तो कर रहे हैं लेकिन वो ऑथेंटिकेट बुक से नहीं कर रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी जो नॉर्मल हमारी जो बुक्स है और एग्जाम्पलर, ये दोनों बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं और मेरे हिसाब से इनसे ऑथेंटिकेट बुक कोई भी नहीं है। आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आप जरूर बनाइए। ठीक है, यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप किसी ज़्यादा इधर उधर बुक की तरफ बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द बोर्ड ओरिएंटेड एमसीक्यू। देखो आ गया ना वो बात, बोर्ड ओरिएंटेड एमसीक्यू एंड द कॉम्पिटिटिव लेवल एमसीक्यू। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू रहेंगे तो ऑब्वियस बात है उनका लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल से थोड़ा सा नीचे जरूर होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको नहीं बनाएंगे, भाई कंपटीशन का मेरे को बनाना। लेकिन सबसे पहले आप अपनी बेसिक जो बुक है एनसीईआरटी, उससे आप पहले एमसीक्यू आप कंप्लीट करिए। ठीक है, एग्जाम्पलर आप जरूर खरीदिए, उस पर आप जरूर लगाया करिए, उसके प्रॉब्लम जरूर आते हैं बोर्ड के पेपर में। चलिए लास्ट क्या है हमारे पास, ओनली द एनसीईआरटी एंड द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए वही बात यहाँ पे है, मैंने क्या बताया कि भाई सबसे पहले हमारा जो मेन जो मकसद है वो ये है, भाई सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी बुक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक बुक को कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ने में बहुत तेज होते हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास बहुत सारी बुक आ जाती है और फिर वो लगाने बैठ जाते हैं, फिर वो सही से एक्चुअल में जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसको बना नहीं पाते। ठीक,
तो देखो, मैं आपको आखिरी में प्रभु सर के साथ आप जुड़े हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा क्या, कि सबसे पहले आप दोनों टर्म को सीरियसली लीजिए, दोनों टर्म को बहुत अच्छी तरीके से उसको आप तैयार करिए। कोशिश करिए कि टर्म 2 का अधिक से अधिक सिलेबस आपका टर्म 1 में ही कंप्लीट हो जाए, और सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप एमसीक्यू क्वेश्चन पहले सबसे पहले आप बनाइए, ठीक। फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन चाहे आप आर अग्रवाल से लगाइए, फिर पिताजी से लगाइए, मतलब आर डी शर्मा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सिलेबस के बारे में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आई हैं, ठीक। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अधिक से अधिक देखिए, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अधिक से अधिक बच्चों को जाननी चाहिए, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस हमारे लेक्चर को शेयर करिए, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि भाई टर्म 1 और टर्म 2 में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। और टर्म 1 में क्या सिलेबस है, उसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, ये सारी बातें। और टर्म 2 के जो सिलेबस उसे किस तरीके से पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाई है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से मिलूँगा। और जो बच्चे हमारा यूनिट 1 का जो लेक्चर नहीं देखे हैं उसको जाके ज़रूर देखें प्लेलिस्ट से। मैंने वो लेक्चर स्टार्ट भी कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन, सीबीएसई के जो भी गाइडलाइन है उसका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसमें पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। थैंक यू।